जिस दौर में हुकूमत के शह पर हर हाथ में तलवार और हथियार बांटने का प्रचलन हो, उस वक्त उस विपरीत दौर में हर हाथ में कलम और किताब देखने वाले इस बात से बहुत खुश होंगे, मुतमईन होंगे कि आज भी किताब पर होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली में इतना हुजूम आ सकता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस पर बात कर रहे हैं। मेरी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी, उसने भी मुझे ये हिम्मत दी। और आप यकीन मानिए कि हिंदी की दुनिया में बीते लंबे अरसे में एक गंभीर किताब पर इतनी चर्चा हुई हो, इतना लोगों ने उसे खरीद कर पढ़ा हो, ये हिम्मत बढ़ाने वाला था। मेरी दूसरी किताब थोड़ी गंभीर और तथ्यों के साथ, एक ऐसे विषय पर जिस पर धारणाएं ज़्यादा हैं, सूचनाएं कम हैं। इस विषय पर जब किताब लिखी तो एक मन में चिंता थी कि इसको कौन पढ़ेगा, कितने लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं इस बात से बहुत आशान्वित हूँ, हिम्मत मिली कि इस पर भी तकरीबन 1.5-2 महीने होने वाला है और 5-5 हज़ार के चौथे संस्करण को आज हम लगभग ख़त्म होने वाला है। ये आंकड़े तो बहुत कम हैं, लेकिन किताबों की दुनिया के हिसाब से ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। सर, आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल। आप आज की दुनिया में जो धुरंधर, मैं जैसे अपने इंट्रो में कहा कि धुरंधर जैसी फिल्में जब यहाँ प्रोपेगेंडा सेट कर रही हैं, तब आपकी किताब इस चौथा संस्करण अपना लेकर आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और धुरंधर तो जिस अर्थ में आप इस्तेमाल कर रही हैं, मैं उसी को और इलोबरेट कर दूं कि जिस दौर में हुकूमत 3 चीज़ों पर टिकी हो, झूठ, कूट और लूट, तो झूठ के खिलाफ सच बोलने वाली किताबें या लोग, फूट के खिलाफ जोड़ने वाले लोग, कि लोग एकजुट हों जात से जमात की ओर। मेरी किताब के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है जात से जमात। डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ो और जमात जोड़ो कहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे। ऐसे दौर में एक वैचारिक किताब और उसे इतना प्रेम, तो ऐसा लगता है कि वो जो सत्ता प्रायोजित प्रोपेगेंडा है वो तो सत्ता की वजह से चर्चा में है। कल सत्ता जाएगी, वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। और तथ्य के साथ, तर्क के साथ, समता और न्याय के विचार के साथ जो एक दर्शन या संघर्ष या किताबें हैं, मुझे लग रहा है आने वाला कल उन्हीं का होगा। ये जो लड़ाई समानांतर चल रही है, जिसका आपने जिक्र किया कि अभी जात से जमात की ओर, इसको लेकर भी जो लोग हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, अगर वो सिर्फ इस वर्ड को पकड़ ले कि जमात की बात यहाँ की जा रही है, तो भी आप पर गाज गिर सकती है। कि जिस तरीके से उत्तम नगर में जो कुछ हुआ, आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक समुदाय है जिसको अपना त्यौहार मनाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ से कहना पड़ता है कि देखो हमारे साथ किसी तरीके की कोई व्यवहार ऐसा ना हो जाए कि हमें फिर दिक्कत हो जाए। वहाँ एक बच्ची जो पहुंच रही है, वो खून की होली खेलने के लिए वहाँ पहुंच रही है। तो जब आप एक तरफ, इसलिए मैंने समानांतर कहा कि एक तरफ आप जैसे लेखक हैं जो युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं और आपकी किताब भी बिक रही है, इसका मतलब लोग पढ़ रहे हैं और जागरूक हो भी रहे हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो वहाँ खूनी होली खेलने पहुँच रहे हैं। ये लड़ाई जो समानांतर चल रही है, इसका क्या अंत आपको लगता है और किसकी जीत की तरफ देख रहे हैं आप इसे? ये नफरत की जो आग है, ये तो साफ तौर पर हम लोग इसके बारे में लिखते, पढ़ते, बोलते रहे हैं कि ये सत्ता के संरक्षण में चल रही है। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो 2 काम एक साथ कर रहे हैं। वो आरएसएस के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद में ऐसे ही लोग पैदा होंगे। वो अपने विचारक, जिसको खुद वो सावरकर को वीर कहते हैं, फिर वीर भारत रत्न सब दिलाते हैं, हुकूमत बदलेगी तो फिर वो माफी वीर हो जाएंगे। हुकूमत जब हिंसा के लिए लोगों को उकसाए, उनको संरक्षित करे, बलात्कारी जेल से बाहर आए तो उन्हें माला पहनाए और जातिगत वर्चस्व को फिर से स्थापित करे, ऐसे लोग प्रायोजित करके छोड़ दिए जाते हैं जो नफरत की बात करें, बांटने की बात करें, जात के नाम पर बंटवारे को और खाई को और बढ़ाएं, धर्म के नाम पर खाई को और बढ़ाएं। हमारे जैसे लोगों की और आप जैसे लोगों की भी इस वक्त जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस खाई के बढ़ाने के खिलाफ बोलें। जात मजहब की खाई जो बढ़ाई जा रही है, उसका फ़ायदा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। इसीलिए वो चाहते हैं जात पर बात ना हो। लेकिन जाति पर बात न हो या जाति जनगणना न हो या लक्ष्मण यादव की किताब पर बात न हो, ये वो लोग चाहते हैं जो जात के नाम पर प्रिविलेज में हैं, जाति के नाम पर लाभ ले रहे हैं। वही कहते हैं कि जात तो अब है ही नहीं, अब तो गरीब अमीर है। इसका मतलब ये है कि वे लाभार्थी समूह मुट्ठी भर हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि 2 धर्म आपस में लड़ते रहें। त्योहारों को लड़ा दो और इंसानों को लड़ा दो, ताकि ये जब पूरी जनता आपस में लड़ती रहेगी
तो हुकूमत में बैठे लोग पूरे देश को लूट करके जो अपने दोस्तों को दे रहे हैं, इस पर सवाल ना पूछा जाए। कई लाख करोड़ एनपीए माफ़ कर दिया पूंजीपतियों का, पूरे देश में सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। उसके साथ साथ विदेश नीति, डंका बजा रहे थे विदेश में, और विदेश में छीछा लेदर हो रही है। कोई देश कह देता है कि हमने कह दिया जाओ रूस से तेल खरीदो, कोई कह रहा है कि वो तो इजराइल के साथ खड़े हो गए। पूरी विदेश नीति चौपट, इस पर बात ना हो। देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चौपट, इस पर बात ना हो। गरीब मर रहा है, मरे। उस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है पूर्व जन्म का पाप बता दिया जाए। नाली के गैस से तो चाहे बहुत लोग बनाना चाहे, सिलेंडर नहीं मिली, नहीं बन पाई, एफआईआर भी हो गई। वहाँ एफआईआर भी हो गई। तो एक पूरे देश को नफरत में तब कामयाब होंगे ना झोंकने में, जब कलम किताब बर्बाद होगी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और हम लोग तो इसके लिए लड़ाई लड़े। कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट ठेका खोल रही है कौन सरकार? जो धर्म के नाम पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में 27,000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद किया गया, ताकि भीड़ जो पैदा हो ना, समझदार ना हो, शिक्षित होगी, जागरूक होगी तो सवाल करेगी कि स्कूल बंद क्यों कर रहे हो, ठेका खोलवा रहे हो। नशे की गिरफ्त में पूरा समाज जा रहा है। उन्हीं में से कुछ लोगों को प्रायोजित करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, बाकी जातियों में जो समानता की बात करे उनको जातिवादी कह दो, जैसे जाति जनगणना की मांग को कह दो कि ये तो जातिवाद बढ़ाने वाला है। आज का दिल्ली का ये कार्यक्रम, ये उस प्रतिरोध में शामिल एक कार्यक्रम है। मेरा लिखना भी उसी प्रतिरोध में शामिल है। मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी, तब भी ये पूरे देश को आगाह किया था कि 2 साल पहले जो मैं खतरा बताया था वो आज तो और बढ़ गया। जब मैंने किताब लिखी थी तब गोबर लीप करके एसी का विकल्प नहीं बनाया जा रहा था, गोबर खरीदने पर रिसर्च नहीं किया जा रहा था, आरएसएस पूरी तरह कब्जे में शिक्षा व्यवस्था को नहीं लिया था, सिलेबस पूरा बदल करके चौपट नहीं किया जा रहा था, पाखंड अंधविश्वास को शिक्षा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था, सरकारी शिक्षा को बेच करके प्राइवेट हाथों में फीस महंगी, सीटें कम, ये नहीं किया गया था। 2 साल बाद तो दिख रहा है कि प्रोफेसर की डायरी रिलेवेंट हो गई। ऐसे ही एक समय जब लोग जाति जनगणना किताब पढ़ेंगे तब ये समझेंगे कि ये तो न्याय और समता की किताब थी। ये तो सबको समानता और न्याय मिले और इंसान जुड़े। मेरे किताब के फ्लैप पर संत कबीर का एक दोहा है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ये जो एक करने की कोशिश है, ये 25 साल बाद, 50 साल बाद लोग जब इस दौर का इतिहास पढ़ेंगे कि पूरे देश को अंधविश्वास, पाखंड, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, नफरत में, मुट्ठी भर जातियों के हाथों पूरे वर्चस्व और संसाधन सौंप देने में जब झोंका जा रहा था, तो कौन था जो लड़ रहा था? कोई प्रकाशक था जो विपरीत परिस्थिति में सवाल उठाने वाली किताबों को छाप रहा था। कोई हमारे जैसे लेखक और भी लेखक हैं, वे उस नफरत की और बंटवारे की साजिश और राजनीति के खिलाफ खड़े थे, नौकरी गंवाकर। आप जैसे पत्रकारों का नाम आएगा कि वो उस नफरत वाले प्रोपोगेंडा में शामिल होने की बजाय जनता के पास खड़े थे। हम सारे लोग एक परिवार के लोग हैं जो इंसाफ और इंसानियत में यकीन रखते हैं। आज वो बच्ची खून की होली खेलने वाली हो, या वो बच्ची जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही हो, या वो बच्चे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की भाषा बोलते हैं, वे बेचारे अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए, वो आरएसएस की शाखा से निकले, नफरत की भाषा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में डीयू, जेएनयू, जामिया बचे और इस तरह के विश्वविद्यालय बचें ताकि ऐसे लोग कम पैदा हों, तब हम एक बेहतर दुनिया बना पाएं। लेकिन आप जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से एक परिवार को, एक मुस्लिम परिवार में और एक हिंदू परिवार में जो आपसी वैमनस्य की बात थी, जो एक लंबे अरसे से चली आ रही थी, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो एक मुस्लिम परिवार पूरे भारत के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो, और एक हिंदू परिवार, और जो हिंदू लड़का जिसकी दुर्भाग्यवश जान गई, वो पूरे जितने भी हिंदू हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन। और उस हिंदू में दलितों को भी उठाकर शामिल कर, ज़्यादातर वहाँ दलित हैं उस एरिया में जो लोग रहते हैं, बल्कि वो दोनों परिवार, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही जात से संबंध रखते हैं। उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पूरे भारत का स्वरूप है ये, और यही होने वाला है। और उन लोगों में जो वहाँ लोग रह रहे हैं, दबी आवाज़ में उनके अंदर ये डर भी घर कर गया है कि अगली बारी शायद हमारी है। अगर ये जो आ रहे हैं यहाँ भगवाधारी, अगर ये नहीं आएंगे तो शायद हम सुरक्षित नहीं बचेंगे। मेरी किताब पढ़ेंगे लोग तो उसमें एक बात का जवाब मिलेगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये इसीलिए किया जाता है कि दो धर्मों को आपस में लड़ाओ और दोनों धर्मों के ताकतवर लोग उस ताकत के हिसाब से अपने में लड़ते रहें।
बहुसंख्यक आबादी दोनों धर्मों की इस लड़ाई में शिकार होती है। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सामाजिक ध्रुवीकरण की गोलबंदी, गरीबों की एका, मजलूमों की एका, पिछड़े दलितों की एका, न्याय में यकीन रखने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द में यकीन रखने वालों की एका, दो विचारधाराओं का संघर्ष देश में चल रहा है। जो मुट्ठी भर वर्चस्वशाली लोग हैं वे ऐसा माहौल बना रहे हैं कि देखो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी, हॉस्पिटल में चले जाइए, लाइन लगाने में हिंदू है मुसलमान दोनों के गरीब वहाँ पर हैं, और 99% तो हम कहते हैं SC ST OBC है। बेरोजगारों की भीड़ में पूरे देश में हर जगह एक लेबर चौराहा होता है। सुबह उठा के उसकी जाति जनगणना कराइए, 90% यही लोग हैं। तो 90% हॉस्पिटल में बीमार होकर के पड़ा हुआ है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 90% अशिक्षा का शिकार है, उसे अच्छा स्कूल उनके बच्चों को नहीं मिला। वही 90% बेरोजगारी का शिकार है। वही 90% इस पूरे नफरत की आग में दंगे का भी शिकार हो रहा है, और थोड़े से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हम तो गुजारिश करते हैं कि इस हिंदू मुस्लिम के नाम पर या दो जातियों को लड़ाने के नाम पर इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं वे आग से खेल रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाएंगे हिंदू एकजुट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप हिंदू के नाम पर गोलबंद करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, जैसे मेरी किताब में पूछा गया कि फिर जाति के नाम पर शोषण किसने किया, फिर हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे सामाजिक न्याय को कौन छीन रहा है। देश के 100 अरबपतियों में हम कहाँ हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के 100 जजों में, हाई कोर्ट के जजों में हम कहाँ हैं, 90% आबादी, देश में मीडिया में हम कहाँ हैं। तो ये तो फिर मुसलमान तो नहीं मिलेगा दुश्मन। इसलिए हम जैसे लोग एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ आ रहे हैं, और बीजेपी RSS के लोग एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ केवल मजहब के नाम पर लड़ा रहे हैं। और हम हमेशा यकीन रखते हैं झूठ हारता है, सच जीतता है, नफरत हारती है, मोहब्बत जीतती है, और गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की जंग जीती जाएगी। हाँ, दौर कई बार विपरीत आता है, हुकूमत उनके पास है, सत्ता उनके पास है, संसाधन उनके पास है, मीडिया उनके पास है, इसलिए लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। हम आपसे यकीन कहते हैं कि हमारी किताबें जीतेंगी, हमारी कलम जीतेगी, हमारी इंसाफ और इंसानियत की मोहब्बत जीतेगी। सर एक सवाल है, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि वो मजहब के नाम पे लड़ा रहे हैं, तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप जाति के नाम पे लड़ा। जाति के नाम पर लड़ाता वो है जो कहता है मेरी कोई जात नहीं। जाति के नाम पर बराबरी की बात करने वाला लड़ाएगा नहीं कभी। 100 रोटी है, 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं, और 90 आदमी 10 रोटी खा रहा है। तो जाति एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करने वाले, जाति जनगणना की बात करने वाले कहते हैं 100 रोटी 100 बराबर व्यक्तियों में बंटनी चाहिए। ये लड़ाई नहीं है। अपने हिस्से का आप खाओ, बाकी लोगों को खाने दो। जितना सम्मान हम आपका करें उतना सम्मान हमारा होने दो। हमारी जात पूछ करके कहीं भी सम्मान, सत्ता और संसाधन में भागीदारी नहीं होगी। ये लड़ाना नहीं है, ये न्याय की बात है। लड़ा वो रहे हैं जो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और कथावाचकों को आरक्षण का विरोध करने और संविधान का विरोध करने के लिए काम पर लगा रखा है। हम समानता की बात करने वाले लोग हैं, संविधान सम्मत समानता। वे मनुस्मृति की बात करते हैं। लड़ाने की बात संविधान नहीं करता, मनुस्मृति करता है। बहुत धन्यवाद।